बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? ठीक हैं। उम्मीद है कि आपका जो लर्निंग सेशन है वो ठीक जा रहा होगा। आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 7.2। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक दो बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको पहले ज़रा समझ लेते हैं। सबसे पहले है लाइन। लाइन क्या होती है? देखें, हमारे पास एक पॉइंट होता है, इसी के साथ एक और पॉइंट मैं बनाता हूँ, इसी के साथ एक और पॉइंट बनाता हूँ, इसी के साथ एक और पॉइंट, इसी के साथ एक और पॉइंट। तो इसका मतलब है कि पॉइंट्स मिलते जाते हैं तो लाइन बनती जाती है। तो लाइन जो है ये बेसिकली सेट ऑफ पॉइंट्स होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे ये लाइन बना सकते हैं। एक लाइन के अंदर बेशुमार पॉइंट्स होते हैं, इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। हमें नहीं पता इसमें एक पॉइंट है, दो पॉइंट है, तीन पॉइंट हैं या कितने हैं, तो इसलिए हम कह देते हैं सेट ऑफ इनफिनाइट पॉइंट्स। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास दो पॉइंट हैं मुख्तलिफ़ जगह पे, इनको भी अगर हम बिल्कुल सीधा मिलाएं तो हमारे पास एक लाइन बनती है। एक्सरसाइज 7.1 में भी हमने ये चीज़ पढ़ी थी इस तरह कि दो पॉइंट हैं हमारे पास, इन दोनों के दरमियान आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते थे हम और डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई करते थे। डिस्टेंस इज़ इक्वल टू, ये फार्मूला आपको याद होगा, x2 माइनस x1 स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वेयर और इस सारी चीज़ का स्क्वेयर रूट। ये डिस्टेंस फार्मूला है दो पॉइंट्स के दरमियान। इसी तरह मिड पॉइंट हमने फाइंड किया था। दो पॉइंट्स को अगर हम मिला दें सीधी लाइन से तो इनके दरमियान एक जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट कहलाता है। और मिड पॉइंट का जो फार्मूला हमने पढ़ा था वो था x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2। तो ये इसका फार्मूला हमने पढ़ा था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन। अभी हमने ये बताया कि लाइन क्या है। तो लाइन को हम स्मॉल l से भी ज़ाहिर कर सकते हैं। पूरा वर्ड लिखने की बजाय खाली हम लाइन स्मॉल l से भी गुजारा कर सकते हैं, इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आगे है इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। इंक्लिनेशन का मतलब है कि इसका झुकाव कितना है। ये लाइन कितनी झुकी हुई है। तो हमें कैसा पता चलेगा कि हमने कहाँ से देखना है कि ये कहाँ से झुकी हुई है। तो हमने इसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से देखना होता है। ये इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ द एंगल अल्फ़ा। इसे अल्फ़ा से ज़ाहिर किया जाता है कि इसका एंगल कितना है। अब यहाँ पे ये एक रेंज है इसकी जो रेंज है ये 0 से लेके 180 के दरमियान हो सकती है। 0 से लेके 180 तक हो सकती है। ज़ीरो और 180 भी शामिल हैं इसमें। मेजर्ड काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब है कि आपने इस डायरेक्शन में मेजर करना है। आपने घड़ी देखी है, आपके पास क्लॉक है, आपने देखा है वो इस डायरेक्शन में उसकी जो नीडल्स हैं वो मूव करती हैं, इसलिए इसे कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जो इसकी मुखालिफ सिमत है उसे कहते हैं काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर का मतलब होता है ऑपोजिट, तो इसलिए ये घड़ी के अपोजिट मूव करता है, तो हम इसे कहते हैं काउंटर क्लॉकवाइज। उसके बाद अब हम ये मुख्तलिफ़ डायग्राम्स बनाएंगे हैं, इसमें देखते हैं कि एंगल को कैसे मेजर कर रहे हैं, इंक्लिनेशन को कैसे मेजर कर रहे हैं। ये इसकी पहली डायग्राम है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, इस पे हमने एक लाइन बनाई।
तो लाइन को मैंने एल से रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमने देखना है कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है हमारे पास, यहाँ से लेके यहाँ तक जो सर्कुलर डिस्टेंस है इसका, इस लाइन का, वो कहलाता है इंक्लिनेशन। यानी ये जो लाइन है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितनी दूर है, सर्कुलर पोजीशन में कितनी दूर है। सर्कुलर पोजीशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो एंगल है वो हम सर्कुलर इसकी मेजरमेंट करते हैं ऐसे, और आपको पता है कि एक सर्कल के अंदर 360 एंगल होता है। दूसरी डायग्राम में देखें, ये हमारे पास वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, हमने एक लाइन बनाई, लाइन है एल। अब ये जो सिंबल बनाया है इस सिंबल को कहते हैं पैरेलल। ये पैरेलल का सिंबल है, इसका मतलब है लाइन इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसे ऐसे पढ़ेंगे, लाइन इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी ख़त जो है वो एक्स एक्सिस के मुतवाज़ी है। तो जब भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो उसका एंगल हमेशा 0 डिग्री होता है, हमेशा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन ये आगे तक चलती जा रही हैं बहुत आगे तक, लेकिन ये कभी भी आपस में मिलती नहीं, क्रॉस नहीं करती, तो इन्हें कहते हैं पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस के दरमियान जो एंगल है वो हमेशा 0 डिग्री होता है। अब आगे है केस 3। अब ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिहाज से हमने जो एक लाइन बनाई उसका एंगल है 90 डिग्री। तो इसे हम लिख सकते हैं लाइन इज़ परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, नीचे एक लाइन बना दी और ऊपर से नीचे एक वर्टिकल लाइन बना दी। लाइन इज़ परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, उर्दू में इसे पढ़ेंगे ख़त जो है ये एक्स एक्सिस के अमूदी है, उस पर अमूद है। इसे हम दूसरी सेंस में भी पढ़ सकते हैं वाई एक्सिस के लिहाज से, लाइन इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस, लेकिन ये इसकी ओरिजिनल एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि हमने अभी बात की थी कि काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हमने एंगल मेजर करना होता है, तो हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिहाज से बात करेंगे कि ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर है, और जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका एंगल होता है 90 डिग्री एंगल। ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है। उसके बाद आ जाता है फोर्थ केस। फोर्थ केस में ये हमने डेफिनेशन में बात की थी कि ये 0 से लेके 180 तक एंगल इसका हो सकता है। यहाँ से इसका 0 डिग्री है, यहाँ पे इसका 180 डिग्री है, और यहाँ पे इसका 90 डिग्री है। ये सारी चीज़ें आपने यूनिट 6 में काफ़ी डिटेल से पढ़ी हुई हैं कि एंगल क्या है, कितना होता है, कहाँ से हम मेजर करते हैं, ये सारा कुछ। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जब एंगल हमारा आ जाता है तो उसमें हमने 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा कैलकुलेट करना होता है। क्यों करना होता है? क्योंकि हम जो इंक्लिनेशन का फार्मूला यूज़ करते हैं वो होता है tan अल्फ़ा, टेंजेंट अल्फ़ा। तो अगर ये माइनस आ जाए कभी, आगे जाके हम एक्सरसाइज में देखेंगे कि ये हमारे पास माइनस भी आता है, पॉजिटिव भी आता है, माइनस भी आता है। तो माइनस का मतलब है कि अगर हम इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेजर कर लें तो ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? 7.1 स्टार्ट करने से पहले जो इंट्रोडक्शन किया था उसमें काफ़ी डिटेल से बात हुई थी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो एंगल है उसमें साइन थीटा, ये आपने चैप्टर 6 में भी काफ़ी डिटेल से पढ़ा है, कोस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेकेंड थीटा, कोसेकेंड थीटा, ये सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये सारी रेशोज़ पॉजिटिव होती हैं। अगर ये सारी रेशोज़ पॉजिटिव हैं तो फिर अगर कभी क्वेश्चन में हमारे पास माइनस टेंजेंट अल्फ़ा आ जाए तो उसको फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेजर नहीं करेंगे बल्कि सेकंड में मेजर करेंगे। सेकंड में इसलिए मेजर करेंगे क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में
tan अल्फ़ा जो है वो माइनस का होता है, इसलिए उसकी वैल्यू हम सेकंड क्वाड्रेंट में मेजर करेंगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में मेजर करने का ये तरीका है कि 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा, यानी 180 डिग्री ये है, यानी ये एंगल यहाँ तक आया, तो उसमें से हमने ये माइनस कर दिया, तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि उसका एंगल क्या है। अब हम सेकंड कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, स्लोप। व्हाट इज़ स्लोप? देखें, आपके पास एक ये रोड है या आपके घर के सामने जो गली है, बाज़ार है, ये उसका लेवल है। तो आपने देखा होगा कि इस लेवल से ऊंचा आपके घर का डोर होता है, वहाँ पे 2-3 स्टेप बने होते हैं। या आपने हॉस्पिटल्स के मेन एंट्रेंस पे देखा होगा कि वहाँ पे स्लोप बनी होती है, वहाँ पे ढलवान बनी होती है जहाँ से पेशेंट्स को लेके व्हील चेयर पे अंदर लेके जाते हैं। तो मैं एक सीधी लाइन बनाता हूँ यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए। अब देखें, यहाँ रोड लेवल से हमने ये डोर तक जाना है और ये जो डोर है ये रोड लेवल से ऊंचा है। तो इस पे जब हम मूव करेंगे तो वो ऐसे करेंगे। इधर से हम आ रहे थे तो बिल्कुल सीधा रोड लेवल पे मूव कर रहे थे। जैसे ही ये ढलवान हमें नज़र आई तो इस पे हमने इधर को ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू कर दिया। आस्ता आस्ता हम चलते जाएंगे तो ये डोर तक पहुंच जाएंगे। ये डोर हॉस्पिटल का भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अब देखें, आप तो इधर मूव कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में क्या हो रहा है, इसको सीढ़ियाँ बना के शो करते हैं। फ़र्ज़ करें ये आपका रोड लेवल है, इसी चीज़ को अब मैं सीढ़ियाँ बना के दिखाने लगा हूँ। ये रोड लेवल और यहाँ पे आपका ये डोर बना हुआ है। अगर आपके घर के बाहर सीढ़ियाँ बनी हैं, वैसे तो 2-3 होती हैं आमतौर पे, मैंने ज़रा ज़्यादा बनाई है डिटेलिंग के लिए। तो आप क्या करते हैं, पहले इस सीढ़ी पे आगे की तरफ मूव करते हैं, फिर ये जब नेक्स्ट स्टेप आता है तो आप फिर आगे की तरफ मूव करते हैं। जब अगला स्टेप आता है तो आप आगे की तरफ मूव करते हैं, अगला स्टेप आता है तो आप आगे की तरफ मूव करते हैं, फिर आगे की तरफ। इस तरह आप आगे की तरफ ही जा रहे होते हैं। लेकिन हकीकत में क्या हो रहा है, देखें, यहाँ से आप चले, फिर आप इस स्टेप पे चले, लेकिन इस स्टेप पे और इस स्टेप पे आप जाते हुए देखें यहाँ पे हाइट है। जैसे ही आप यहाँ से इस स्टेप पे मूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप ऊपर की तरफ भी चढ़ेंगे, ऊपर की तरफ भी मूव करेंगे। जैसे ही आप इस तरफ जाएंगे, यहाँ से भी आप ऊपर की तरफ मूव करेंगे। जैसे ही आप इस सीढ़ी से आगे जाएंगे तो आप ऊपर की तरफ भी मूव करेंगे। जैसे ही आप आगे की तरफ जाएंगे तो आप ऊपर की तरफ मूव करेंगे। तो इसका मतलब है कि हम जा तो सीधे रहे हैं, लेकिन सीधे जाते जाते हम ऊपर की तरफ भी जा रहे हैं। तो ये जो सीधा जाना है इसे कहते हैं रन। वैसे तो रन का मतलब होता है दौड़ना, लेकिन यहाँ पे हम रन का मतलब ले रहे हैं चलना, यानी बिल्कुल सीधा चलना। बिल्कुल सीधा चलना। और ये जो हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं इसे कहते हैं राइज, यानी ऊपर की तरफ उठना, ऊपर की तरफ उठना। अब हम ये सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, आपने घरों में भी सीढ़ियाँ देखी हैं। आपने फ्लोर से छत पे जाना हो, आपने अपने घर का जो फ्लोर है वहाँ से छत पे जाना हो तो सीढ़ियाँ यूज़ करते हैं। तो सीढ़ियों में आप यही चीज़ देखते हैं कि जैसे जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं आप तो अपनी तरफ से आगे की तरफ मूव करते हैं, लेकिन आप ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ भी मूव करते हैं। आगे की तरफ भी मूव कर रहे होते हैं, लेकिन ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ भी मूव कर रहे होते हैं। तो जो हम आगे की तरफ मूव करते हैं उसे कहते हैं रन,
और जो हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं उसे कहते हैं राइज। इसी तरह इस स्लोप में है, इस ढलवान में है, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं तो असल में है क्या, असल में हम इधर को भी जा रहे हैं, असल में हम इधर को भी जा रहे हैं। तो दोनों साइड का डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं। इसे कहेंगे रन, इसे कहेंगे राइज। यानी हम आगे की तरफ भी जा रहे हैं, हम ऊपर की तरफ भी जा रहे हैं। तो इन दोनों की रेशो, अब देखें हम आगे की तरफ जा रहे हैं लेकिन ऑटोमेटिकली हम ऊपर की तरफ उठ रहे हैं। यहाँ पे स्लोप होने की वजह से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अगर आप बिल्कुल सीधा रोड है वहाँ पे आप आगे की तरफ मूव कर रहे हैं तो सीधे रोड पे तो आप ऊपर की तरफ नहीं उठते। इसका मतलब है कि यहाँ पे राइज क्या है, ज़ीरो है, और सारे का सारा क्या है, रन। यानी जो आप आगे मूव करते हैं उसका सारा जो फैक्टर है वो सारे का सारा रन में जाता है, राइज बिल्कुल उसमें ज़ीरो होता है। इसी तरह आप घर की जो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं उसमें कुछ हिस्सा रन में आता है, कुछ हिस्सा राइज में आता है। इसी तरह आपने लकड़ी वाली सीढ़ी भी यूज़ की है, आपने यहाँ से छत पे जाना है तो आप क्या करते हैं, सीढ़ी यहाँ पे लगाते हैं, ये उसके स्टेप्स बने होते हैं, आप स्टेप्स पे पाँव रखते जाते हैं, आप अपनी तरफ से आगे की तरफ जा रहे हैं लेकिन असल में आप आगे की तरफ भी जाते हैं और ऊपर की तरफ भी जाते हैं। तो इसलिए आप ये वाला डिस्टेंस भी कवर कर जाते हैं और यहाँ ये डिस्टेंस कवर करके छत पे भी पहुँच जाते हैं। तो ये हुआ रन, ये हुआ राइज। इसका मतलब है कि हमने कितना रन किया और उसके नतीजे में कितना राइज हुआ, तो इस चीज़ को हम कहते हैं स्लोप। इसकी एग्जांपल दी थी कि कुछ जो हमारा रन है वो बिल्कुल सीधा है, उसमें राइज बिल्कुल नहीं होता, इसलिए हम कहेंगे कि इस रन के नतीजे में हमारा राइज नहीं हुआ, तो इसकी स्लोप कुछ और होगी। जैसे ही हम ये रन करेंगे इसके नतीजे में राइज होगा, उसकी स्लोप कुछ और होगी। तो ये हमारे पास स्लोप की एक छोटी सी डेफिनेशन है। इट इज़ द रेशो ऑफ राइज टू रन। यानी ये रेशो है हमारे पास कि हमने कितना राइज किया, हमने जितना भी रन किया उसके नतीजे में कितना राइज किया। तो आइए इस डायग्राम में ज़रा देखते हैं। ये हमारे पास एक लाइन है किसी भी एंगल पे, ये यहाँ पे मैंने इसका अल्फ़ा एंगल बना दिया, तो यहाँ पे भी अल्फ़ा एंगल ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब एक लाइन दो पैरेलल लाइंस को कट करती है, एक लाइन जब दो पैरेलल लाइंस को कट करती है तो जो एंगल यहाँ पे होता है वही एंगल यहाँ पे भी होता है। अगर कोई तीसरी लाइन भी यहाँ पे पैरेलल हो तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो भी सेम होगा। अगर ये 10 डिग्री है तो ये भी 10 डिग्री होगा, ये भी ऑटोमेटिकली 10 डिग्री होगा। तो इसी तरह ये जो एंगल अल्फ़ा हमने बनाया, अभी हमने इंक्लिनेशन की बात की थी, ये वही है, तो यहाँ पे भी हमने अल्फ़ा एंगल लिख दिया। अब हमारे पास दो पॉइंट हैं, कोई से भी दो पॉइंट हम ले लेते हैं इस लाइन के ऊपर। एक पॉइंट हमने ये लिया x1 y1, एक पॉइंट ये लिया x2 y2। अब हम इसकी स्लोप फाइंड करना चाह रहे हैं। अब अगर हम देखें कि यहाँ से यहाँ हम मूव करते हैं तो उसके नतीजे में ये हमारा राइज है, सॉरी रन है, ये हमारा रन और ये राइज। तो स्लोप की डेफिनेशन हमने बताई थी राइज ओवर रन, राइज बटा रन। अब राइज क्या है, रन क्या है, इसे देख लेते हैं एक्स वाई की शक्ल में। ये जो पहला पॉइंट है ये है हमारे पास x1 y1, और जब हमने मूव करके दूसरे पॉइंट पे पहुँचे ये है x2 y2। तो अगर हम इसे दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दें, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट है, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में देखें कि x1 से हम x2 पोजीशन पे पहुंच गए,
जैसे ही हमने इधर मूव किया तो हम x1 से x2 पोजीशन पे पहुंच गए, लेकिन y1 हमारा वही है क्योंकि हमने सीधा मूव किया है, ऊपर की तरफ नहीं। ये कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, कंपोनेंट में हमने बिल्कुल सीधा मूव किया है, ऊपर की तरफ मूव नहीं किया, इसलिए x1 जो है वो x2 पे पहुंच गया, y1 जो है वो y1 पे ही रहेगा। अब यहाँ से यहाँ ऊपर की तरफ मूव करते हैं, x2 जो है ये x2 ही रहेगा क्योंकि हम आगे पीछे मूव नहीं किए, बिल्कुल ऊपर की तरफ मूव किया है। तो y1 जो है ये y2 पे पहुंच जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है ये यहाँ से लेके यहाँ तक वो कितना होगा, x2 माइनस x1, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस हम कहेंगे कि ये माइनस ये, तो हमारे पास ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। इसी तरह वर्टिकल जो डिस्टेंस है उसे भी हम कह सकते हैं y2 माइनस y1, तो ये हमारा राइज बन गया y2 माइनस y1, और ये हमारा रन है x2 माइनस x1। तो राइज की जगह पे y2 माइनस y1 लिख दिया, रन की जगह पे x2 माइनस x1 लिख दिया। अब हम देखते हैं कि स्लोप का और इंक्लिनेशन का आपस में क्या रिलेशन है। यूनिट 6 में आपने काफ़ी डिटेल से पढ़ा है। देखें, ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है, तो इसके अपोजिट जो साइड होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज, और अल्फ़ा एंगल के अपोजिट साइड जो है उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर, और ये जो तीसरी साइड बची इसे हम कहते हैं बेस। उर्दू में बात करें तो ये वतर, ये अमूद और ये कायदा। अभी हमने बात की कि स्लोप जो है वो हमारे पास राइज ओवर रन होता है। तो अब आप देखें कि ये हमारे पास रेशो बन गई परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस किसके बराबर होता है, ये होता है tan थीटा, लेकिन हम यहाँ पे थीटा के बजाय अल्फ़ा यूज़ कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा tan अल्फ़ा। तो इसका मतलब है कि ये राइज के बराबर और ये रन के बराबर। तो यहाँ से देखें राइज ओवर रन जो है ये m के बराबर है, यानी ये स्लोप है, तो ये जो राइज ओवर रन है ये tan अल्फ़ा के बराबर है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं tan अल्फ़ा इज़ इक्वल टू m, यानी इंक्लिनेशन और स्लोप का आपस में ये रिलेशन है। तो इस रिलेशन को भी हम एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। अब हम स्लोप्स की डिफरेंट कंडीशंस देखते हैं। ये हमारे पास लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसे हॉरिजॉन्टल लाइन भी कहते हैं सिंपल वर्ड में। हॉरिजॉन्टल लाइन उर्दू में इसे कहते हैं मुतवाज़ी ख़त, ख़त का उर्दू में लाइन को उर्दू में ख़त कहते हैं। अब देखिए, जैसे ही हम स्लोप की बात करें तो स्लोप में बिल्कुल ये सीधी लाइन है, हमारे पास सीधा एक फ़र्श है। तो फ़र्श में जब भी हम चलते हैं तो बिल्कुल सीधा चलते हैं, ऊपर की तरफ मूव नहीं करते। तो इसमें जो स्लोप का फार्मूला है वो होता है राइज ओवर रन। तो जैसे ही लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, अगर अल्फ़ा की बात करें तो ये 0 डिग्री होता है इसमें। तो जैसे ही हम आगे की तरफ मूव करते हैं तो सारे का सारा इसमें रन आता है, तो राइज इसमें 0 होता है। अब आपके पास ये एक रिलेशन बन गया, जब भी एक आपके पास फ्रैक्शन है, ऊपर 0 नीचे कुछ भी रकम है, तो ऊपर अगर 0 आ जाए तो वो सारे का सारा 0 हो जाता है। इसका मतलब है अगर अल्फ़ा 0 डिग्री है तो आपके पास स्लोप भी 0 होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप 0 होती है। इसी तरह वर्टिकल लाइन की बात करें, यहाँ पे अल्फ़ा आपके पास 90 डिग्री होता है,
यहाँ हम लिख सकते हैं लाइन इज़ परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, उर्दू में इसे कहेंगे अमूदी खत। अब इसमें देखें, अगर स्लोप की बात करें तो राइज ओवर रन। अब फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक दीवार है, तो इस दीवार पे हमने ऐसे चढ़ना है। वैसे तो आमतौर पे ये पॉसिबल नहीं होता, लेकिन आपने यहाँ पे टावर देखे होंगे जो मोबाइल फ़ोन कंपनियों वाले लगाते हैं, उसके साथ ही इर्द गिर्द यहाँ पे स्टेप बने होते हैं। तो इन स्टेप्स पे मूव करके एक बंदा ऊपर जाता है, उसकी मेंटेनेंस करता है। तो इसमें हम देखते हैं जैसे ही वो मूव करता है उसका जो रन है वो ज़ीरो है। वो नीचे की तरफ मूव नहीं करता बल्कि सारे का सारा ऊपर की तरफ मूव करता है। तो इस कंडीशन में सारे का सारा राइज होगा और रन उसका ज़ीरो हो जाएगा। और आपके पास मैथमेटिक्स में जब भी डिवीज़न के नीचे ज़ीरो आ जाता है तो उसे आप अनडिफाइंड कह देते हैं। तो उसमें जो स्लोप है वो आपके पास अनडिफाइंड हो जाती है। तो सारे का सारा जो स्लोप है, सारे का सारा जो उसका चलना है वो सारे का सारा राइज हो जाता है। इसको भी हम 0/1 लिख सकते हैं, यानी कि सारे का सारा उसका रन हुआ था और राइज उसका ज़ीरो था। और यहाँ पे देखें सारे का सारा उसका राइज हो गया और रन जो है उसका ज़ीरो है। कब ज़ीरो है? जब बिल्कुल वो 90 डिग्री पे ऊपर की तरफ मूव करता है। और ये जो सीढ़ी है जो हमें बिल्कुल 90 डिग्री पे ऊपर की तरफ लेके जाती है उसे कहते हैं मंकी लैडर। अगर आप किसी दरख्त पे चढ़ें तो वो भी बिल्कुल इसी तरीके से चढ़ते हैं। दरख्त आमतौर पे बिल्कुल वर्टिकल होता है, तो दरख्त के ऊपर चढ़ना भी जो है वो 90 डिग्री पे हम मूव करते हैं। तो ये इसकी दूसरी कंडीशन हो गई। इसे कहते हैं अमूदी खत और इंग्लिश में इसे कहते हैं वर्टिकल लाइन। अब हम देखते हैं कि दो लाइंस, उनका आपस में क्या रिलेशन होता है स्लोप के हवाले। हमारे पास दो लाइंस हैं, इन दोनों लाइंस का आपस में स्लोप के हवाले से क्या रिलेशन है उसको देखते हैं। ये है हमारे पास लाइन 1, ये है हमारे पास लाइन 2। अब हमें नज़र आ रहा है कि ये दोनों आपस में क्या हैं? हॉरिजॉन्टल लाइंस। अब हॉरिजॉन्टल लाइंस में ये आपके पास स्लोप 1 है। लाइन 1 की स्लोप को हम m1 कह देते हैं, लाइन 2 की स्लोप को m2 कह देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर हॉरिजॉन्टल लाइंस उफ़की खतूत, उफ़की यानी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल जो है, दोनों स्लोप्स हमेशा इक्वल होती हैं। ये अगर आपके पास 5 आएगी तो ये भी 5 आएगी, लाजमी 5 आएगी। तो पैरेलल लाइंस या हॉरिजॉन्टल लाइंस, पैरेलल लाइंस या हॉरिजॉन्टल लाइंस, इनकी स्लोप्स हमेशा आपस में इक्वल होती हैं। ये अगर 5 है तो ये भी 5 होगी, ये अगर 10 है तो ये भी 10 होगी। इसी तरह दूसरी कंडीशन पे आते हैं। एक ये लाइन है आपके पास, एक ये लाइन है, इसको हम कह देते हैं लाइन 1, इसको कह देते हैं लाइन 2। इस लाइन की स्लोप को कह देते हैं m1, इस लाइन की स्लोप को कह देते हैं m2। तो यहाँ हम लिखेंगे फॉर वर्टिकल लाइंस,
अमूदी खतूत। वर्टिकल लाइंस के लिए दोनों स्लोप्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो -1 के इक्वल आता है। हॉरिजॉन्टल लाइंस के लिए दोनों स्लोप्स इक्वल होती हैं और वर्टिकल लाइंस के लिए दोनों स्लोप्स को मल्टीप्लाई करें तो -1 आता है। जैसे फ़र्ज़ करें m1 का आंसर आ गया 3/2 फ़र्ज़ करें, तो m2 का आंसर आएगा -2/3। तो इन दोनों को कट करेंगे, इन दोनों को कट करेंगे तो आंसर -1 आ जाएगा। दोनों स्लोप्स को मल्टीप्लाई करें, ज़रब करें तो उसका आंसर अगर -1 आ जाए तो इसका मतलब है कि ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं। और दोनों स्लोप्स अगर इक्वल आ जाएं तो इसका मतलब है कि ये दोनों लाइंस आपस में हॉरिजॉन्टल हैं। आइए अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दी पॉइंट्स। ये 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में बात की थी कि 2 पॉइंट्स, उनको जब हम मिला देते हैं तो ये हमारे पास लाइन बन जाती है। तो ये जिक्र है लाइन ज्वाइनिंग दी पॉइंट्स, यानी 2 पॉइंट्स को मिला दें तो लाइन बनती है। अब इस लाइन की 2 चीज़ें हमने फाइंड करनी है, स्लोप एंड इंक्लिनेशन। तो स्लोप स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें सबसे पहले पॉइंट्स लिख लेते हैं, -2, 4, 5, 11। x1 है हमारे पास -2, y1 है 4, x2 इज़ इक्वल टू 5, y2 इज़ इक्वल टू 11। स्लोप फार्मूला m इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, पुट वैल्यूज़। स्लोप को उर्दू में कहते हैं ढलवान, ये भी लफ्ज़ आपने सुना होगा अक्सर, ढलवान। तो जिस चीज़ की जितनी ज़्यादा स्लोप होती है उस चीज़ पे चढ़ना उतना ही मुश्किल होता है। जैसा कि अभी मंकी लैडर की बात हुई थी, उसकी स्लोप जो है वो अनडिफाइंड है, वो तो इसलिए उस पर चढ़ना भी बहुत मुश्किल होता है। वैल्यूज़ पुट की, y2 11 माइनस 4 ओवर 5 माइनस -2, ये 7 हो गया, 5 + 2 7 ओवर 7, तो ये कट होके 1 आ गया। स्लोप आ गई हमारे पास 1, तो ये इसका आंसर है। याद रखें स्लोप का कोई यूनिट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये डिस्टेंस है ऊपर की तरफ और नीचे भी डिस्टेंस है और दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए स्लोप का यूनिट नहीं होता। अब आगे इसी की इंक्लिनेशन फाइंड करते हैं। इंक्लिनेशन का फार्मूला हमने पढ़ा था tan अल्फ़ा इज़ इक्वल टू m। अब m की वैल्यू पुट की, m की वैल्यू यहाँ हमारे पास आई है 1। असल में हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, tan अल्फ़ा की वैल्यू नहीं फाइंड करनी, क्योंकि एंगल फाइंड करना है। तो इसलिए अल्फ़ा इधर ही रहेगा, tan इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, tan इन्वर्स 1। अब आप कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकालेंगे। इसकी वैल्यू फाइंड करने का तरीका है कि पहले आप शिफ्ट प्रेस करें, फिर आप tan वाला बटन प्रेस करें, फिर ये जो वैल्यू लिखी हुई है उसे प्रेस करें, फिर इक्वल वाला या आंसर वाला बटन प्रेस करें तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो अल्फ़ा का आंसर आ जाएगा 45 डिग्री, और अल्फ़ा का जो भी आंसर आएगा आपने उसको डिग्री में लिखना है। तो इसका मतलब है ये एक ऐसी लाइन है जिसका राइज़, और देखें यहाँ पे आया था 7/7, इसका मतलब है कि जितना इसका रन है उतना ही इसका राइज़ है, इसलिए राइज़ 7 रन 7 तो कैंसिल होके 1, और ये उसी वक्त होता है जब उसका एंगल 45 डिग्री होता है।
1 का पार्ट 2, इसकी पहले स्लोप फाइंड करते हैं। उसके लिए पॉइंट्स लिख लिए 3 - 2 2 7, x1 3, y1 -2, x2 2, y2 7। स्लोप फार्मूला लिखा, वैल्यूज़ पुट की, m इज़ इक्वल टू y2 है 7, 7 - -2 और नीचे है 2 - 3, 7 + 2 / -1, 9 / -1 इज़ इक्वल टू -9। यहाँ पे देखें स्लोप हमारे पास माइनस में आ गई। अब इसकी इंक्लिनेशन फाइंड करते हैं। स्लोप माइनस में भी आ सकती है, प्लस में भी आ सकती है, ज़ीरो भी आ सकती है, अनडिफाइंड भी आ सकती है। tan अल्फ़ा इज़ इक्वल टू m की वैल्यू पुट की, tan अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -9। अब देखें, जब हमने एंगल कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे माइनस नहीं आना चाहिए। हम क्या करते हैं, इस माइनस को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -tan अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 9। अब ये -tan अल्फ़ा किधर होता है? अभी इंट्रोडक्शन में बात हुई थी कि अगर आपके पास स्लोप माइनस में आ जाए तो अल्फ़ा आपने सेकंड क्वाड्रेंट में फाइंड करना है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये हमें शो कर रहा है कि ये -tan अल्फ़ा है। तो चैप्टर 6 में आपने पढ़ा है कि -tan अल्फ़ा को हम ऐसे लिख सकते हैं, tan 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा। इन्हें अलाइड एंगल्स भी कहते हैं। इज़ इक्वल टू 9। अब ये tan इधर आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू tan इनवर्स 9। कैलकुलेटर से इसका tan इनवर्स निकाला तो ये आ जाएगा 83.66 डिग्री। अब हमने चूँकि अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है तो अल्फ़ा को इस तरफ ले आएंगे, प्लस हो जाएगा, और इसको इस तरफ ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 83.66 डिग्री। तो इसका आंसर आ जाएगा 96.34 डिग्री। माइनस करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 96.34 डिग्री। अब देखें, इसका पॉइंट में आंसर आ रहा है। यूनिट 6 में आपने पढ़ा है कि डेसिमल डिग्री को आपने DMS में कैसे चेंज करना है। उसका तरीका है 96 डिग्री प्लस पॉइंट से पहले वाली रकम अलहदा कर दी, पॉइंट से बाद वाली रकम अलहदा कर दी। अब इसको मिनट्स में चेंज किया, 96 डिग्री 20 मिनट्स। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 मिनट्स आ जाएगा। तो ये इसका एंगल आ जाएगा 96 डिग्री 20 मिनट्स। ये चूँकि स्लोप माइनस आई थी इसलिए हमने ये 180 माइनस अल्फ़ा वाला फार्मूला यूज़ किया है। अगर स्लोप पॉजिटिव होती तो हम डायरेक्ट इसका आंसर निकाल लेते। क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट, 2 पॉइंट्स हैं 4 6 4 8। तो इसकी स्लोप पहले फाइंड करते हैं। पहले पॉइंट लिख लिए 4 6 4 8। x1 इज़ इक्वल टू 4, y1 इज़ इक्वल टू 6, x2 इज़ इक्वल टू 4, y2 इज़ इक्वल टू 8। स्लोप फार्मूला लिखा, वैल्यूज़ पुट की, स्लोप की वैल्यूज़ पुट की, तो y2 8 - 6 4 - 4 2/0। अब 2/0 आ गया है तो इसे लिखेंगे अनडिफाइंड। तो ये हमारे पास स्लोप आ गई। हमने बात की थी कि जब डिवीजन में नीचे ज़ीरो आ जाता है तो वो अनडिफाइंड होता है।
अब यहाँ पे tan अल्फ़ा इज़ इक्वल टू अनडिफाइंड, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू tan इनवर्स अनडिफाइंड अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। यह आपसे कैलकुलेटर पे नहीं ओपन होगा, ये आपने ज़ुबानी याद रखना है कि अनडिफाइंड का अगर tan इनवर्स लें तो वो 90 डिग्री आता है। हाँ, अगर आप इसको चेक करना चाहें तो आप tan ये बटन प्रेस करें, फिर 90 डिग्री लिखें, फिर इक्वल प्रेस करें तो आपके पास अनडिफाइंड या मैथ एरर लिखा हुआ आ जाएगा, तो उसमें भी हमें पता चल जाएगा कि ये अनडिफाइंड इसका आंसर आ रहा है। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। बाय मीन्स ऑफ स्लोप्स, यानी स्लोप को यूज़ करते हुए, स्लोप कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए शो दैट, इसमें हमने प्रूफ करना है द फॉलोइंग पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स हैं लाई ऑन दी सेम लाइन, एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं। यानी ये हमारे पास लाइन है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इधर मैं सी लिख देता हूँ। तो इसका मतलब है कि ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते हैं, ये हमने प्रूफ करना है। तो इसका तरीकाकार क्या है, हम ये वाली स्लोप फाइंड करेंगे, फिर इसकी स्लोप फाइंड करेंगे। अगर तो दोनों का आंसर सेम आ गया तो इसका मतलब है कि हमने ये प्रूफ कर दिया। शो दैट वाले क्वेश्चन में हम यहाँ पे प्रूफ लिखा करते हैं। अब इसमें दो स्लोप्स हमने फाइंड करनी है, तो उसके लिए पहले मैंने स्लोप फार्मूला लिख लिया ताकि बार बार मुझे ये ना लिखना पड़े। अब पहली स्लोप फाइंड करते हैं, स्लोप ऑफ ए बी, ए और बी को ज्वाइन करने से स्लोप। अब चूंकि मैंने दो स्लोप्स फाइंड करनी है तो इसलिए इसको M1 का नाम दे दिया। अब ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये y2 ये y1, 5 माइनस -3, ये x2 ये x1, 1 माइनस -1, 5 + 3, 1 + 1, 8/2, 4, ये कैंसिल होके 4 हो जाएगा, ये आ जाएगी स्लोप 1। उसके बाद अब नेक्स्ट स्लोप फाइंड करते हैं, स्लोप ऑफ BC। दूसरी स्लोप को हम M2 का नाम दे देते हैं। अब इसमें ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, y2 माइनस y1, 9 माइनस 5/x2 माइनस x1, 4/1 इज़ इक्वल टू 4। अब यहाँ से देखें, पहली स्लोप और दूसरी स्लोप दोनों का आंसर इक्वल आ गया, तो लिहाजा हम यहाँ पे रीजनिंग के साथ लिख देते हैं, सिंस M1 इज़ इक्वल टू M2, यहाँ पे आप आंसर भी लिख सकते हैं इज़ इक्वल टू 4, ना भी लिखें तब भी ठीक है। देयरफॉर A B C लाई ऑन दी सेम लाइन, नुकात A B C एक ही ख़त पर वाक़े हैं। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। नीचे आप लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, उर्दू में आप इसे लिख सकते हैं साबित शुदा। तो ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 करते हैं, PQR। अब इसमें भी हमने सेम वही मेथड यूज़ करना है। पहले इन दो पॉइंट्स की स्लोप फाइंड करते हैं, इसको M1 का नाम दे दिया, ये हो गया 5 माइनस -5, 7 माइनस 4, 5 + 5/3, 10/3, ये हमारे पास स्लोप 1 आ गई। अब दूसरी स्लोप PR,
इसको हम स्लोप 2 का नाम दे देंगे। ये हो जाएगा 15 माइनस माइनस 5 ओवर 10 माइनस 4, 15 प्लस 5 ओवर 6, 20 माइनस 6, ये कैंसिल हो जाएगा 2 के टेबल पे, तो m2 की वैल्यू आ गई 10 ओवर 3। यहाँ से देखें दोनों स्लोप्स की वैल्यू इक्वल आ गई, तो लिहाजा दोनों स्लोप्स इक्वल हैं तो तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते हैं, पी क्यू आर। यहाँ भी हम लिखेंगे पी क्यू आर। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो गया। क्वेश्चन 2 का पार्ट 3 एल एम एन। अब स्लोप फाइंड करते हैं। स्लोप ऑफ एल एम, और यहाँ पे आ जाएगा स्लोप ऑफ एल एम। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा, इसको m1 का नाम दिया। 8 माइनस 6 ओवर 3 माइनस माइनस 4, ये हो जाएगा 2 ओवर 3 प्लस 4, 2 ओवर 7। ये पहली स्लोप आ गई। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, स्लोप 2, 10 माइनस 6, 10 माइनस माइनस 4, 4 ओवर 10 प्लस 4, 4 ओवर 14। इसे हम 2 के टेबल पे कट कर देते हैं, ये 2 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा। m2 का आंसर आ गया 2 ओवर 7। तो ये दोनों स्लोप्स इक्वल हैं, लिहाजा ये तीनों पॉइंट्स जो हैं एल एम एन, ये एक ही लाइन पे लाई करते हैं। अब हम क्वेश्चन 2 का लास्ट पार्ट करते हैं, एक्स वाई जेड। तो इसमें पहली स्लोप निकालेंगे एक्स वाई, दूसरी स्लोप निकालेंगे एक्स जेड। तो एक्स वाई की स्लोप को हमने m1 का नाम दे दिया। ये हमारे पास ये y1 x2 y2, ये आ जाएगा a प्लस बी माइनस 2b ओवर c माइनस a। अब ये प्लस 1b माइनस 2b, माइनस 2b प्लस 1b, ये आ जाएगा माइनस 1b। तो a माइनस b ओवर c माइनस a, ये आ गई स्लोप 1। अब स्लोप 2 फाइंड करते हैं। ये y2 2a माइनस y1 जो है वो 2b, x2 है हमारे पास 2c माइनस a, और x1 है a, तो ये हो जाएगा माइनस a। 2a माइनस 2b ओवर 2c माइनस 2a, माइनस 1a मिल के हो गया माइनस 2a। ऊपर से भी 2 कॉमन ले लें, नीचे से भी 2 कॉमन ले लें, ये कट हो गया, आंसर आ गया a माइनस बी ओवर c माइनस a। m1 का आंसर m2 का आंसर सेम आ गया, तो लिहाजा ये भी प्रूफ हो गया। यहाँ हम लिख देंगे एक्स वाई जेड, यहाँ भी लिख देंगे एक्स वाई जेड। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया।